एक बार ये खत्म कर ले तो आपके लिए शुरुआत यहीं से है जहां से आप बैठे हैं। चले फिर शुरू करें। हम्म। देखो हमने एक चैप्टर शुरू किया था, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेरे हिसाब से शनिवार को तो हमने थोड़ा सा ही पढ़ा था। हाँ? दुख दुख की बातें ज्यादा बांटी थी हमने ना। और यार उसी में आवाज नहीं आई। चलो खैर आप तक तो आवाज पहुंची गई। तो हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यहाँ तक पढ़ा था ना हमने। बस हमने यही तो पढ़ा था उस दिन। हाँ, यहाँ से शुरुआत किया था हमने। सही चल रहा है बेटा? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? तीसरा नहीं, शायद तीसरा क्लास थी है। चौथी थी। चलो भाई। अरे आज बताओ, आज आवाज आ रही है? बस ठीक है, पहले वाली क्लास में कुछ पढ़ाया नहीं था, ये था। देखो दोबारा से देख लो। हम लोग रेशियो मीटर पढ़ रहे थे, पुरानी वाली जो परसों क्लास थी उसमें हमने सिर्फ यही पढ़ा था, थोड़ा सा हमने बातें ज्यादा कर ली थी। तो देखो इसे एक बार लिख भी लो। हम लोगों ने यहाँ तक इससे पहले खत्म किया था ये, और यहाँ से आगे ये हमने सैटरडे को शुरू किया था, रेशियो मीटर। तो रेशियो मीटर में लिखना है यह पीएमएमसी सिद्धांत पर कार्य करता है, और दो कॉइल बनाई थी हमने एन और एस। आप लोग भी देख लो भाई जो सैटरडे को नहीं आए थे। तो हमने एन और एस, ये परमानेंट मैग्नेट है हमारे लिए, और इस परमानेंट मैग्नेट में हमने दो कॉइल को 90 डिग्री पर जोड़ के रखा, और ये हमारी है मूविंग कॉइल। तो ये हिस्सा हमारा मूविंग कॉइल, और यहां से हमने पॉइंटर को जोड़ा हुआ है। एक की लंबाई L1 है, एक की लंबाई L2 है। एक में जो टर्न है वो N1 है, दूसरे का जो टर्न है वो N2 है। एक कॉइल पर जो बल लगा वो है F1, और दूसरे पर जो लगा वो F2। तो आप लोगों ने एक नियम सीखा होगा, F बराबर PIL साइन थीटा। तो हमने पहली वाली कॉइल पर जो बल लगा ये था, यानी F2, ये था F2। तो एंगल कितना है? थीटा। टर्न कितने हैं? N2, तो N2 B I2 L2 साइन थीटा। वही ये कहां से आया? ये आया BIL साइन थीटा से। ये एक टर्न के लिए होता है, यदि हम N की बात करेंगे तो गुणा कर देंगे N से। फिर F1 के लिए देखा, देखो ये अगर 90 है और ये थीटा, तो टोटल हमें चाहिए था, ये हमने लिख दिया, टोटल हमें मिल गया जी 90 प्लस थीटा। तो फिर F1 के कारण जो बल आया, ये यानी F1 जो फोर्स है N1 B I1 L1 cos थीटा, दोनों को एक दूसरे के बराबर रखेंगे क्योंकि ये दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं। और जब ये बराबर होंगे तो पॉइंटर शून्य दिखाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। जब ये F1 बड़ा होगा तो पॉइंटर इधर चला जाएगा, जब F2 बड़ा होगा तो पॉइंटर इस तरफ चला जाएगा। तो हमने इसे हल करके ये देखा, बराबर किया, हल किया, तो ये कट गया, p कैंसिल हो गया, साइन अपन कॉस tan हो गया। तो ये होता है कांस्टेंट। मीटर बनने के बाद आप कॉइल की लंबाई, टर्न ये परिवर्तित नहीं कर सकते। थीटा हमारा डिफ्लेक्शन एंगल है, तो हमें ये पता चला कि जो डिफ्लेक्शन है वो I1 I2 के अनुपात में मिलता है। और जो रेशियो मीटर है दो प्रकार का हमें मिलता है, एक है क्रॉस्ड कॉइल टाइप और एक है मूविंग कॉइल टाइप। तो इसे रेशियो मीटर का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि यहां पर जो डिफ्लेक्शन है वो मिलता है हमें करंट के अनुपात में, तो इसीलिए इसे अनुपात मीटर, रेशियो मीटर के नाम से हम जानने लगे। फिर से देख लो, डिफ्लेक्शन किस में मिला? I1 और I2 के अनुपात में।
इसलिए हम लोगों ने इसे रेशियोमीटर कहा। कोई बच्चा अगर इस पूरे डेरिवेशन को छोड़ दे चलेगा, कोई अगर इस पूरे डेरिवेशन को ना करे, कहे कि सर मुझे नहीं करना डेरिवेशन, तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक छोटी सी चीज याद रखे। देखिए I1 वो करंट है बेटा, I1 ये करंट है जब कॉइल 90 प्लस थीटा पर रखी है, और I2 वो करंट है जब कॉइल थीटा पर रखी है। तो बस ऊपर ये वाला करंट रखना है और नीचे ये वाला करंट। तो जो थीटा है समानुपाती होना चाहिए किसके, देखो I1 I2 के। अगर कोई ये डेरिवेशन नहीं करता तब भी चल जाएगा, लेकिन बस उसे याद रखना चाहिए कि आपको थीटा क्या मिलेगा। दूसरी चीज हमने लिखा पीएमएमसी सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या नाम ने, जनरली ये पीएमएमसी का ही एक मॉडिफिकेशन हुआ करता है। पीएमएमसी हमने देखो परमानेंट मैग्नेट और घूमने वाली मूविंग कॉइल, यही तो बनाई। तो यहां भी ये याद रखिए कि अगर डैम्पिंग की चर्चा करें तो एडी करंट डैम्पिंग ही इस्तेमाल होती है, एडी करंट डैम्पिंग ही इस्तेमाल होती है। ठीक है, फिर हमने लिखा हुआ था ना ये तो, फिर हमने इससे आगे जो पढ़ा, हमने कहा जी थर्मल इंस्ट्रूमेंट है। थर्मल इंस्ट्रूमेंट को हम इलेक्ट्रोथर्मिक यंत्र के नाम से भी जानते हैं। बच्चे बोल रहे अच्छे से, वो एक बोल रहा मुझे आवाज नहीं आ रही। तो देखो बेटा यहां पर ये याद रखिएगा कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक है हॉट वायर और एक है थर्मोकपल। आपसे एग्जामिनर ये कहे कि इलेक्ट्रोथर्मिक यंत्र कितने प्रकार के हैं, आप कहेंगे जी 2 प्रकार के हैं। और थर्मल यंत्र का मतलब सीधे सीधे ये है, थर्मल का मतलब होता है कुछ ऊष्मा तापमान, कि भाई इनका जो कार्य करने का सिद्धांत है ये ऊष्मा तापमान ये है। तो हमने ये कहा जी हॉट वायर में जो एग्जामिनर पूछता है, ये जो ये तार लिया है, ये तार किस पदार्थ का बना हुआ है, प्लेटिनम इरिडियम वायर। अब प्लेटिनम इरिडियम वायर इसलिए लिया है क्योंकि ये तापमान से बहुत संवेदनशील पदार्थ होता है, ये तापमान से बहुत ही संवेदनशील पदार्थ है। मतलब तापमान हल्का सा बढ़ेगा तो ये फैलेगा और सिकुड़ेगा, तो जैसे ही ये फैलेगा या सिकुड़ेगा तो ये पॉइंटर पर हिलेगा भैया। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये किस सिद्धांत पर है, ऊष्मा के आधार पर है। कैसे, ऊष्मा जो हमें मिलती है वो मिलती है I² RT। तो हमने कहा जो तापमान है वो बेटा समानुपाती होगा I² के। तो प्लेटिनम, हाँ तो धारा गई ना दोस्त, बिना धारा के तो ऊष्मा होगी नहीं ना इसमें। ये धारा DC और AC कोई भी हो, ये दोनों पे काम कर सकता है। प्लेटिनम इरिडियम का तार तापमान से बहुत संवेदनशील होता है तथा तापमान के कारण फैलता और सिकुड़ता है। जब सप्लाई देते हैं तो तार का फैलना व सिकुड़ना पॉइंटर की मदद से स्केल पर पढ़ा जाता है। यह AC DC दोनों पर कार्य करता है। इसमें एडी करंट डैम्पिंग इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले वही कवर किए हैं जिनमें एडी करंट डैम्पिंग होती है। इसमें आवृत्ति त्रुटि नहीं रहती, मतलब फ्रीक्वेंसी के कारण कोई भी एरर इसमें नहीं आती। इसे हम हाई फ्रीक्वेंसी पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह स्लो होता है भाई, स्लो इसलिए भी है, पहले आप तापमान पहले सप्लाई देंगे, फिर इसमें हीट आएगी, तो स्लो यंत्र के कैटेगरी में है। ज्यादा धारा देने पर बेचारा जल जाएगा तार, और आवृत्ति पर, उच्च आवृत्ति पर काम करता है। अब देखिए यहां क्या मिला, तो इसकी नॉन यूनिफॉर्म स्केल मिलती है। ठीक है भाई, ये छोटे छोटे पॉइंट है। यहां से पेपर में ये तो है नहीं ये सारे बिंदु आएंगे, लेकिन कोई ना कोई फंसता जरूर है।
और इस सब्जेक्ट की खास बात यह है मेजरमेंट की, इससे न्यूमेरिकल पोर्शन ना के बराबर आता है, इसमें याद रखने वाली ज्यादा चीजें हैं। चले आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट चल रहे थे, देखो हम लोग थर्मोकपल यंत्र पर। तो थर्मोकपल जो यंत्र है ये इलेक्ट्रोथर्मिक का दूसरा यंत्र है। एक हॉट वायर हो गया, एक ये। तो हम लोग ये सीखते हैं, और देखो इसे यहां पढ़ लो। हाँ, मैं बात कर रहा था आपसे कि जो सवाल आ रखा है, ये आ रखा था ट्रांसड्यूसर से, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भाग से है। नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं तो पढ़ाऊंगा, तुम मेरे टेंशन ना ले। मैं कह रहा, मैंने कहा हर एक पार्ट से कुछ ना कुछ सवाल फंस रखा है। तो ये कहा जाता है कि दो अलग अलग पदार्थ को यदि हम जंक्शन के रूप में जोड़ लें तो भैया यहां पर एक डीसी वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है। अच्छा जी, अब हमने क्या कहा कि इस डीसी को हम किससे नाप सकते हैं? पीएमएमसी से नाप सकते हैं। क्यों नाप सकते हैं? क्योंकि पीएमएमसी डीसी पर कार्य करता है। तो हमने यहां पीएमएमसी लगा दिया जी ये, और पीएमएमसी में ये मूविंग कॉइल थी, ये हमने लगा दिया जी यहाँ पॉइंटर। ठीक है, तो इसका जो सिद्धांत है ये है हमारा थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहे या सीबेक इफेक्ट कहे, लेकिन इनका तात्पर्य किससे है? उष्मा से है। ठीक है जी। तो अब इसमें आप लोगों को थर्मो कपल यंत्र पर इसके बारे में जो बिंदु जोड़ना है ये है कि यह एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। दूसरा बिंदु ये जोड़ना है, इसमें एडी करंट डैम्पिंग इस्तेमाल की जाती है। इसमें एडी करंट डैम्पिंग इस्तेमाल की जाती है। इसकी स्केल क्या करें जी? अरे नहीं यार, इसकी स्केल नॉन यूनिफॉर्म होती है। पीएमएमसी इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन पीएमएमसी काम तो इसकी सप्लाई करंट के अनुसार करेगा ना। यह उच्च आवृत्ति, कितना? 50 मेगाहर्ट्ज पर कार्य कर सकता है। ये इसमें सबसे खास बिंदु है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, ये पॉइंट आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। वैसे भी ये खास बिंदु है सारे, लेकिन इन खास में से भी ये खास है। नेक्स्ट लिखेंगे, यह सप्लाई सप्लाई के वेवफॉर्म से स्वतंत्र रूप में कार्य करता है। ये सप्लाई के वेवफॉर्म से
स्वतंत्र रूप में कार्य करता है। ठीक है जी। मतलब ये यंत्र ऐसा है, आप यहां से चाहे ट्रायंगुलर दे चाहे साइनसोइडल दे, उसे उससे मतलब है ही नहीं। इसे तो भैया इसके हिसाब से इसका जो भी उच्चतम मान है या आरएमएस मान है, उसे तो भैया हीट उत्पन्न करवानी है। तो ये वेवफॉर्म से प्रभावित नहीं होता, ये 50 मेगाहर्ट्ज पर अपना काम कर सकता है। ठीक है जी। तो ये कुछ खास बिंदु है इसमें जो आप लोगों को लिखने चाहिए। अब वैसे जोड़ने की बात करें तो पावर लॉस अब यार सोचने की है, दोनों ही यंत्र में आई स्क्वायर आर लॉस तो है। तो भाई जब ये उष्मा पर काम ही कर रहे हैं तो पावर लॉस तो इनमें ज्यादा होना तय है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, शक्ति व ज्यादा होती है। हाँ भाई बोलो। इसमें क्यों लगाएंगे रिवर्सेबल स्विच, वो अलग चीज थी। वो तो ब्रिज वगैरह में तुम्हारे मीटर वगैरह में जब त्रुटि आ रही थी ये वाली, तो उसको कम करने के लिए लगाया था। एक बच्चा अगर आंसर नहीं दिया तो उसे ये फीलिंग आएगी कि गुरुजी को टॉपिक आता ही नहीं, नहीं दिया तो। वैसे तो ये इनकी हालत ये है, ये दिन भर रात भर सवाल ढूंढते इसलिए हैं कि हम सवाल गुरुजी से पूछे और हम इनके नॉलेज को देखें, इसलिए ढूंढते हैं। हम इनकी पकड़ में आने वाले हैं नहीं, क्योंकि इनसे हम 4 गुना ज्यादा पढ़ाई करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस इसलिए बढ़ता है विवेकानंद जी, और इसे हमारे कई विद्यार्थी जानते भी हैं। डिस्टर्बिंग एलिमेंट का सवाल। एल बराबर में 2 × 10⁻⁷ log e Dm/ds। ये ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस का सूत्र हुआ करता है। Dm का मतलब है कंडक्टर्स के बीच की दूरी, जो है d, और ds का मतलब है उसकी रेडियस के आधार पर 0.7788 और r, जिसे सेल्फ GMR के नाम से जानते हैं। तो बीच की दूरी को बढ़ाएं तो इंडक्टेंस बढ़ता है। दूसरी चीज, यदि कंडक्टर के साइज को घटाएं, ds को कम करने का मतलब है रेडियस को कम करें, तो भी इंडक्टेंस बढ़ता है। ये लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया ना यहाँ, लो लिखो फटाफट से करो इसे। क्या हुआ, इतना शांत क्यों है? पढ़ रहा है ना, बस तो फिर। घर पर भी पढ़ाई चल रही है, शानदार। छोटू नहीं आया आज, ये यहाँ बैठता है, पेपर चल रहे उसके। अच्छा ये तो आ गया यार, सीट चेंज कर दी, कभी इधर कभी उधर। कहाँ है भाई? हैं? अच्छा हाँ, वो लास्ट वाला था, सीटीआई वाला भी था कल। हो गया सीटीआई का, कैसा हुआ? हैं?
ये, अरे तुम्हें डेरिवेशन भी कराऊंगा मैं। डीएम को म्यूचुअल जीएमडी के नाम से जानते हैं और डीएम निर्भर करता है तारों के बीच की दूरी पर। डीएस रेडियस पर निर्भर करता है। जो होलो कंडक्टर होता है इसमें डीएस बराबर सिर्फ डी लिखा जाता है, डीएस बराबर सिर्फ आर होता है। जो सॉलिड कंडक्टर होता है उसमें इंटरनल फ्लक्स लिंकेज के कारण भी इंडक्टेंस बनता है, इसलिए 0.7788 आर आता है। तो हम कहेंगे कि दूरी को अगर हम बढ़ाएं तो इंडक्टेंस बढ़ सकता है और रेडियस घटाएं तो भी बढ़ेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस में ये फॉर्मूला अलग आता है। मतलब यहां क्या है, एल समानुपाती log ए डी एम बटे टी एस। कैपेसिटेंस आता है इनवर्सली यानी कि व्युत कर्मानुपाती किसके, log ए डी एम बटे टी एस। चलो फिर आगे चले। पीएमएमसी के टॉर्क इक्वेशन याद है? याद है? रेशियोमीटर याद है? बहुत अच्छे। थर्मल वाला याद है? अरे याद है, अच्छा। चलो फिर नेक्स्ट लिखेंगे मैक्सिमम डिमांड मीटर। ये जनरली पावर स्टेशन पर हम इस्तेमाल किया करते हैं ये देखने के लिए कि अभी मैक्सिमम डिमांड प्लांट पर कितनी है। तो ये पहले जो ये मिसलेनियस छोटे छोटे पॉइंट है ना, मतलब मीटर है, इनको खत्म कर देता हूं, फिर मूविंग आयरन और इलेक्ट्रोडायनोमीटर ये सबसे बाद में लेंगे। अभी तो ये आधे आधे पेज के इनको खत्म कर लो पहले। ये बना है बेटा यहाँ हीटर, बनाओ मेरे साथ साथ में। इसमें दो कॉइल है। एक कॉइल को ये ऐसे पदार्थ की बनाई है जो बायोमेटेलिक हो। बायोमेटेलिक का मतलब ये होता है कि तापमान जैसे इसका बढ़ेगा तो ये अपनी स्थिति को बदल सकती है, मतलब सिकुड़ सकती है, फैल सकती है। ये बायोमेटेलिक होता है। तो एक होती है, दो कॉइल है और दोनों आपस में हमने लपेट के ऐसे बना दीजिए। देखो अगर ये सिकुड़ेगा तो डिफ्लेक्शन ये भी इसको हिलाएगा भाई यहां से। तो ये होते हैं यहां कंपनसेटिंग। तुम्हारी किताबों में भी ऐसे मिलेंगे लिखे हुए, बस तुम्हारी किताबों में एक्वेटिंग को हिंदी में लिख दिया एक्वेटिंग, मतलब इसका हिंदी मीनिंग नहीं दिया। और यहां से जो कंपनसेटिंग हमने बनाई है, आपसे ये पूछ लें कि भैया पॉइंटर कौन सी कॉइल से जुड़े होते हैं, किससे, कंपनसेटिंग से। कितने पॉइंटर है, तो इसमें दो पॉइंटर है। तो दो पॉइंटर को एक है जो वर्तमान केवीए एमवीए को दर्शाती है। भाई जो डिमांड है वो केवीए एमवीए में हम लिखते हैं। एक वर्तमान एमवीए दर्शाएगा और जो दूसरा है ये मैक्सिमम डिमांड बताएगा। भाई वर्तमान मैक्सिमम डिमांड हमेशा ज्यादा ही रहेगा वर्तमान से। सुमित जी जो आप लिख रहे हो ना, ये तुमने किताब से रट रखा है, ये गलत है बेटा। म्यूचुअल जीएमडी कभी स्टैंडर्ड नहीं हुआ करता दोस्त। म्यूचुअल जीएमडी डिपेंड करता है बीच की दूरी पर। जो आपने लिखा हुआ ना रट रखा है, ये बहुत गलत काम कर रहे हो तुम।
देखो यार, ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल आप लोगों की तरह है। मतलब ये आउटपुट 30 मिनट के बाद में देगा। जैसे तुम्हारा प्रोसेसर बहुत स्लो है ना समझने में ऐसे, तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है ये। या तुम इससे भी ज्यादा बेकार हो, कई बार ऐसा भी सोच सकते हो। ये 30 मिनट के बाद इसकी गारंटी, तो बेचारा दे देगा कुछ आउटपुट, तुम्हारी तो ये भी गारंटी ना है। तो ये मानकर चलो। देखो इसमें पॉइंट क्या क्या लिखने हैं, 2-3 लाइनें जरूर लिखे, नहीं तो इसे भूल जाओगे। जब हीटर तापमान बढ़ता है, सवाल एग्जामिनर की पूछने की बात करें तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हीटर के पास में कौन सी कॉइल रखी होती है, कौन सी है, एक्वेटिंग। ठीक है, पॉइंटर किससे बने हैं, कंपनसेटिंग से। ये छोटे छोटे पॉइंट है यार। जब हीटर तापमान बढ़ता है तो एक्वेटिंग कॉइल, ऐसे लिख ले से, बाया मेटालिक एक्वेटिंग कॉइल तापमान के कारण अपनी अवस्था बदलती है तथा यह कंपनसेटिंग कॉइल से जुड़ी होती है, जुड़ी होती है तथा साथ ही कंपनसेटिंग कॉइल में भी कंपनसेटिंग कॉइल में भी अवस्था परिवर्तन होता है। इसमें तो पॉइंटर है जिसमें एक वर्तमान डिमांड को बताता है, डिमांड को बताता है तथा दूसरा मैक्सिमम डिमांड को बताता है, मैक्सिमम डिमांड को बताता है। यह यंत्र सप्लाई देने के लगभग 30 मिनट बाद, सप्लाई देने के लगभग 30 मिनट बाद रीडिंग देता है, रीडिंग देता है। लिखिए जी। अभी बेटा शाम को नहीं होगी, प्रतिदिन सुबह ही होगी। लिख लिया। यह है मैक्सिमम डिमांड मीटर।
नहीं नहीं नहीं, पावर डिमांड और पावर जो इस्तेमाल हो रही है, तो ये तो पावर को बताएगा ना, मैक्सिमम डिमांड जो है। जैसे एक पावर प्लांट है भाई, ये वर्तमान में हमने कहा कि हम तो 5 MVA या पावर फैक्टर दे रहा होगा तो हम मेगावाट इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्लान पर अधिकतम जो हो सकती है वो 15 है। तो ये दोनों को बताता है कि वर्तमान ये इस्तेमाल हो रही है और अधिकतम ये कर सकते हो। ये इसका करंट वगैरह से मतलब नहीं है। लिखा सबने? चलो फिर नेक्स्ट लिखेंगे, क्यू फैक्टर मीटर। क्यू फैक्टर मीटर का मतलब है बेटा क्वालिटी फैक्टर मीटर से। है, ये बायोमेटालिक होता है, मतलब कई सारे जो टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल उनका कई सारों का अलॉय बनाते हैं हम लोग। ऐसे स्टैंडर्ड लिखा नहीं होता इसमें किसका बना होता है। क्या लगा देते हैं? प्लेटिनम इरिडियम से भी ज्यादा सेंसिटिव होता है ये, तो बायोमेटालिक आप लगाते हो। बायोमेटालिक स्ट्रिप तो आप ये जो नॉर्मल आप ट्यूबलाइट नहीं लगाते, तो इनके भी अंदर में एक पत्ती लगी होती है बायोमेटालिक स्ट्रिप की, जो इसको ऑन ऑफ कर देती है। क्वालिटी फैक्टर मीटर देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, यह है श्रेणी, बहुत जरूरी है भाई ये पॉइंट बहुत खास है। यह है श्रेणी अनुनाद सिद्धांत पर कार्य करता है। यह श्रेणी अनुनाद सिद्धांत पर कार्य करता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो अगर ये आर, ये हमारे पास आर है, ये एल है, ये सी है, इसके क्रॉस बेटा वोल्टेज वी आर है, इसके क्रॉस में जो वोल्टेज है वो वी एल है, अक्रॉस वोल्टेज ये वी सी, यहां से सप्लाई दे दिया जी वी। भाई एल के कारण क्या आता है एक्सएल, सी के कारण क्या आता है बेटा एक्सी। तो चलो पुराना भी रिवाइज हो जाएगा। पहले तो ये बताओ शर्त क्या होती है, क्या लिखते हो? एक्सएल बराबर एक्स सी, रेजोनेंस की शर्त यही तो है। अब एक काम कर दो जरा, क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले बताओ। देखो, वी एल बाई वी, वी सी बाई वी, एक्सएल बाई आर, एक्स सी बाई आर, ओमेगा नॉट एल बाई आर, 1/ओमेगा नॉट सी आर, 1/आर अंडर रूट एल बाई सी। यही तो सूत्र लिखवा रखे नालायक को तुम्हें ये सारे सूत्र है जो श्रेणी अनुनाद में हम लोग क्वालिटी फैक्टर के लिखते हैं। इंस्ट्रूमेंट की तीसरी क्लास आज ही तो है। टाइटल में गलत लिख दिया।
लिखा? यहां तक तो लिख लिया होगा। चलो देखो, देखो ये क्वालिटी फैक्टर मीटर है, तो क्यू फैक्टर को तो नापेगा, इसके अलग भी कई सारी चीजों को नापता है। तो हम लोग लिखते हैं यह है प्रेरकत्व को नापता है, यह है अनुनाद आवृत्ति को भी नापता है, यह है फैले हुए कैपेसिटेंस, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लिख लो, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस को जानते हो ना, धारिता को। रक्षाबंधन कब है भाई? अगस्त में या जुलाई? अच्छा जुलाई तो चला ही गया। 13 अगस्त की, क्या दिन है उस दिन? 11 अगस्त का है। अच्छा, क्या दिन है उस दिन? अच्छा, एक दिन की छुट्टी रहेगी भाई, पहले याद रखना। या डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस को नापता है, यह स्वतः कैपेसिटेंस या सेल्फ कैपेसिटेंस को भी नापता है। मतलब इन सब चीजों के साथ साथ में इन्हें भी नापता है ये। जैसे कि प्रेरकत्व की बात करें, एक्सएल बराबर एक्सी है, मैंने इसलिए पहले ही बता दिया तुम्हें, कुछ बच्चे मान के चल रहे हैं कि छुट्टी ज्यादा रहेगी। जैसे जेई में एक दो बच्चे रिजर्वेशन भी करा लिया, मेरे से पूछ रहा सर छुट्टी कब स्टार्ट होगी, मैंने कहा 11 से स्टार्ट, मतलब रक्षाबंधन से ही स्टार्ट और उसी दिन समाप्त, एक ही दिन की है। सिलेबस इतना ज्यादा है, कहाँ छुट्टी उट्टी का टाइम है भाई? है कोई बात नहीं, यहीं से जितना बहन को भेजना है यहीं से भेज देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा नॉट एल बराबर 1/ओमेगा नॉट सी, ये होता है ओमेगा नॉट एल बराबर 1/ओमेगा नॉट सी। तो एल बराबर हम लोग 1/ओमेगा नॉट स्क्वायर सी कर लें। तो एल बराबर 1/, बेटा ओमेगा का मान क्या होता है? 2πf। तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे भाई, ओमेगा नॉट का मान रख के स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर और सी। तो ये तो होता है देखो इंडक्टेंस का मान ज्ञात करना, ठीक है जी। आवृत्ति की बात कर ले, ये अपनों पहले भी पढ़ा है यार, ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC, रेडियन पर सेकेंड, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। क्वालिटी फैक्टर को तो नापेगा, लेकिन इसके साथ इन चीजों को भी नापेगा। तो एक हेडिंग लिखेंगे अब, प्रैक्टिकल क्यू मीटर, कि प्रैक्टिकली जो हम क्वालिटी फैक्टर मीटर को बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है ना? चलो फिर बनाना स्टार्ट करिए। शंट रेजिस्टेंस बनाते हैं। ऑसिलेटर बनाते हो। ये बनाते हो।
थर्मो इलेक्ट्रिक वोल्ट मीटर। ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस है, यहाँ ये आर है और ये एल। ये हमें यहाँ से निकालना था। अभी मान लिया टेस्ट ब्रांच है हमारे लिए। वेरिएबल कैपेसिटेंस सी, सेल्फ कैपेसिटेंस सी एक्स, और यहाँ से दोस्त हम लोग देने वाले हैं सप्लाई। देखो यहाँ सबसे ज्यादा जो जरूरी है ये है कि जो शंट रेजिस्टेंस है उसका मान किस रेंज में होता है। तो याद रखिएगा, स्मॉल एम का मतलब होता है मिली, ये ऑब्जेक्टिव है। प्रैक्टिकली या क्यू मीटर में शंट रेजिस्टेंस का मान किस रेंज में लिया जाता है। ना कोई कैलकुलेटर की जरूरत, ना किसी फॉर्मूला की जरूरत, मिली ओम में लिया जाता है। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हमारे एंड से नहीं है। हमारे एंड पे तो 8000 वाला प्लान है रिलायंस का, यानी कि जो 1 GB स्पीड देता है जो भाई, तो हमारे एंड से प्रॉब्लम नहीं है। सारी दिक्कत में यही लगती है हमारे एंड से भाई। ये नहीं आ रहे जो यहाँ बैठते थे। अच्छा गाँव गए, लंबी छुट्टी मार दी, 1-2 दिन में ना। भाई कल 6 बजे आना सुबह, 6 से 9, ठीक है। बीच बीच में शॉट तो मारने ही पड़ेंगे ना थोड़े बड़े बड़े से। कल देखा मैच में क्या मजा आया है। जानते हो ऋषभ पंत के बारे में? ऋषभ पंत के बारे में क्या क्या जानते हो? अच्छा, प्लेयर बढ़िया है। हमारे घर से लगभग 17-18 किलोमीटर होगा उसका घर। हाँ, ये रुड़की के पास में जो ढंढेरा पड़ता है ना, वहां का रहने वाला है। तभी बढ़िया क्या मतलब क्या। ये तो हार्दिक पांड्या, इसका कोई मतलब नहीं, वो भी बढ़िया खेल रहा। मुंबई से? तो हमारे तो इंडिया के सारे प्लेयर खतरनाक है ना। हम्म। कोई बात नहीं यार, ये तो चलता ही है। लेकिन ऋषभ पंत की ये खास बात रही है, जब कोई नहीं चलता तब वो चलता है, तब वो नहीं चलता। इसके उसकी मदर ने बहुत स्ट्रगल किया है। जो इनके पापा थे वो हमारे साथ में, ये हम लोग मतलब छोटे थे, ये बड़े थे तो इसमें जाते थे, जो ये युवा मोर्चा नहीं होता भाजपा में, तो हम लोग थे मतलब 12th
में रहे होंगे 11th-12th में। तो जब हम लोग जाते थे तो उसके फादर मतलब लीड करते थे, हमें बताते थे। काफ़ी ये रहे। उसके फादर को तो अचानक से अटैक आया तो नहीं रहे दुनिया में। कि मदर ने रियली में बहुत मेहनत की है, मतलब जो सोच भी नहीं सकते। दिल्ली में कोई जान नहीं पहचान नहीं, तो प्रैक्टिस करने जाते थे। अब रुकने का कोई साधन नहीं था, ना पैसे थे इतने। तो एक गुरुद्वारा में रुकते थे, गुरुद्वारा में ही खाना मिलता था, वहीं सोता था। सुबह उठ के फिर अपना ग्राउंड पे जाता था, शाम को यहीं आता था। और इसकी माता जी गुरुद्वारा में ही अपना सेवा करने में लगी रहती थी, ताकि भाई कोई बोला भी ना, अपना सेवा भाव भी रहा। तो सब लोग ऐसे ही स्टार नहीं बन जाते यार, सब लोग इस आग में तपते हैं, जलते हैं। अब हमें तो उनके चेहरे तब दिखाई देते हैं ना जब वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। एक दिन अक्षय कुमार का इंटरव्यू सुन रहा था मैं, तो उसने बताया कि मैं ट्रेन में गाड़ी में जो 2-2 रुपए की चैन नहीं होती, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, तो ये बेचते थे। तो उस महिला पत्रकार ने कहा कि आपसे तो सब लोग चेन खरीदते होंगे, आप तो स्मार्ट है अक्षय कुमार। कि भाई मैं अब की बात नहीं कर रहा हूं, आप मुझे अब से जज कर रहे हो। अब ये जो फेस देखते हो और ये ग्लो देखते हो, ये अक्षय कुमार प्लस सफलता का है। वो फेलियर अक्षय कुमार का था, तब मैं अक्षय कुमार थोड़ा ही था, तब थोड़ा ही अक्षय कुमार था। अक्षय कुमार अब हूं। अब मैं जाके बोलूंगा तो भीड़ इतनी टूट के पड़ेगी, भाई अक्षय कुमार देने आया मैं। अरे भैया उस समय मैं आम आदमी था, नॉर्मल था, कोई अपना जैसे एक फेलियर इंसान में कॉन्फिडेंस थोड़ा ही होता है। अपना बेचारा स्ट्रगलिंग लाइफ है, वो तो अपनी पॉकेट मनी के लिए काम कर रहा है। तो वही लोग 10 बात भी सुनाते थे, क्या है ये, नकली है क्या, हम यही पहनेंगे। बहुत लोग ताने भी मारते थे। वो होता है ना, जब फेलियर होता है तो फेलियर को थोड़ा ही जानते हैं। फेलियर इंसान की कोई पहचान थोड़ा ही है। हम लोग जो शक्ल देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो सफल इंसान का देख रहे हैं। इसके पीछे कितनी आग है, इसके पीछे क्या इतना तप है, वो तो थोड़ा ही देखा है हमने। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों को ये सोचना भी चाहिए, सकारात्मक लेना चाहिए कि कोई भी आदमी बाय बर्थ स्टार पैदा नहीं होता। उसे पहले तपना पड़ता है, जलना पड़ता है इस कंपटीशन में। और हर जगह है यार कंपटीशन, हर फील्ड में कंपटीशन है। आप ये कहोगे नहीं जी हम तो बिजनेस करेंगे, अरे भैया कितने मोमोज की ठेली लग रही भाई, कितने समोसों की दुकान है। अगर तुम यहां भी कुछ डिफरेंट नहीं करोगे तो वहां भी इतना भयंकर कंपटीशन है हर जगह। क्या व्यापार करोगे, तो हर जगह कंपटीशन है। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव और मेहनती तो भाई दूसरे वाला जो दुकान 10 बजे तक खोल रहा है, तुम्हें 11 बजे तक रखनी पड़ेगी। नहीं यार कंपटीशन है, मुझे उसे बीट करना है। तो हम लोग फेलियर इंसान के चेहरे को थोड़ा ही देखते हैं। हम जो अब देख रहे हैं जैसे विराट कोहली, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, ये सब तो हम लोग एक सक्सेस और सफल इंसान का चेहरा देख रहे हैं। जैसे ये फिजिक्स वाला अलग पांडे है, आप उनकी पुरानी वीडियो उठा के देखना, तुम्हें हंसी आएगी। जब वो व्हाइट बोर्ड पे नॉर्मल से पढ़ा रहे हैं तो आपको हंसी आएगी। फादर ने कर्जा लिया और जब कर्जा नहीं चुकाया तो अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ के ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया उस कर्जे को चुकाने के लिए। तो सब लोग एकदम से स्टार नहीं बनते। अब इंडिया के शायद, ये मेरे हिसाब से अभी प्राइज मिला था उन्हें, तो इंडिया के शायद 1000 पता नहीं 100 में सबसे अमीर लोगों में नाम शामिल है उनका। अब बताओ, तो सब आदमी, मतलब कोई अपने आप को तुम कम मत आंको। तुम्हारे अंदर अगर क्षमता है और मेहनत है तो TG2 बनना तो एक शुरुआत मात्र हो सकती है। सफलता की एक ये है ना कि एक सीढ़ी मिल जाए, लेकिन बेटा ये आपके डेस्टिनी नहीं है। कभी आपको लग रहा हो ये आपकी मंजिल की शुरुआत मात्र है, अंत मत समझ लेना उसे कि TG2 बन गए, अपना सुबह दफ्तर गए, शाम को आ गए, फिर पत्नी को और बच्चे को लेकर चलो तुम्हें चाउमीन खिला लाऊं, आके फिर सो गए। तो ऐसी लाइफ रखना भी नहीं है, ये शुरुआत है। क्रिएटिव चीजें आप डिपार्टमेंट में गए, कोई डिफरेंट सोचो, डिफरेंट करो, 1-2 साल नौकरी वोकरी करो और ना फिर कुछ सोचो, आगे बढ़ो। तो ये तो एक जीवन यापन करने की सबसे बेसिक इकाई जो होती है ना, कि दाल रोटी मिल जाए। TG2 जेई बन गए, तुम लोग बिना लोन लिए गाड़ी नहीं ले सकते।
आजकल महंगाई इतनी है, 40-50 हजार रुपए में क्या होना है। तो ये तो एक बेसिक मात्र था कि यार अपना जिससे लाइफ सेट हो गई कि कोरोना काल कुछ भी आ जाए तनख्वाह आएगी, लाइफ सेट हो गई, दाल रोटी का हमेशा चलेगा, किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो ये एंड नहीं है, ये तो एक शुरुआत थी, सिक्योर हो गया कैरियर। इसके बाद का कुछ अपना करना है भाई, ये तो एक शुरुआत है, यहीं तक नहीं रुक जाना। चाहे शाम को आके यही एक बड़ा सा मॉल खोल दो, भाई शाम को हिसाब लूंगा, मतलब यही नहीं रुकना है, अपने लाइफ को यहां से आगे बढ़ाना है। कभी एक ही छोड़ो अपना। किसी ने अगर डिप्लोमा कर लिया तो जेई की तरफ सोचो, किसी ने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लिया तो एई के लिए सोचो, कोई एई पे चला जाए तो ईएससी पास करने की सोचो। चलो देखो यहां आ जाओ अब। जैसे हम लोग ये लिखते हैं फैला हुआ यानी कि बटा हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस, और ये है यहां सेल्फ, और भाई ये वेरिएबल है, देखो सिंबल बना दिया जिसे बदला जा सकता है। तो अगर हम यहां से ओरिजिनल ट्रू वैल्यू क्वालिटी फैक्टर की कहें, अरे ओमेगा नॉट एल अपॉन आर होती, अगर इस कॉइल के लिए कहें, अरे कॉइल के लिए अगर लिखते तो ओमेगा एल अपॉन आर ही तो लिखते हैं। लेकिन अगर हम मेजर्ड की बात, नापे जाने की बात करें, तो ये देखना जरा, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये ब्रांच पूरी जो आर है इसके साथ में ये आरएसएच भी तो जुड़ गया। भाई सप्लाई से जोड़ लो, देखो सप्लाई ये तो रास्ते में क्या आया, आर और आरएसएच। तो जो नापा क्वालिटी फैक्टर बेटा ओमेगा नॉट एल अपॉन आर प्लस आरएसएच। आपने कहा जी अब हमें एक फायदा हो गया ये लिखने से, हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर नापने में प्रैक्टिकली कितनी त्रुटि देखने को मिलेगी। ट्रू वैल्यू यानी सत्य मान, क्यूएम मतलब नापे जाने वाला मान। जैसे आप लोग नहीं है, मैं बता दूं, सत्य मान का मतलब ये होता है, जैसे हमें 1 किलो आलू खरीदने हैं तो 1 किलो 1000 ग्राम हमारे लिए सत्य वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। लेकिन हमें तोलने के बाद में 998 ग्राम मिले, तो वो 998 ग्राम मिले या फिर 1010 ग्राम मिले, तो ये नापे जाने वाली वैल्यू थी। तो सत्य वो जो हमें चाहिए था 1 किलोग्राम, और जो तोल के हमें मिला वो हमें कहलाता है मेजर्ड वैल्यू। तो इस पूरे, आप कहीं भी किसी भी चीज को नापने की बात कर ले, हमें कभी भी ऐसा कोई सामान नहीं मिलेगा जिसमें त्रुटि ना हो। तो हमने एरर निकालने के लिए एक सूत्र लिखा कि जब भी हम प्रतिशत में एरर निकालेंगे तो ट्रू माइनस मेजर्ड, ऊपर दोनों का अंतर और नीचे ट्रू वैल्यू, ये एक सूत्र होता है, पढ़ाऊंगा दोबारा से आप लोगों को ये। तो हम लोग लिखते हैं, देखिए भाई प्रतिशत एरर, हाँ भाई नीरज प्लस माइनस में आती है ये। अरे अभी हमने उदाहरण दिया आलू वाला, कम मिले तब भी एरर, ज्यादा मिले तब भी, तो हमने कहा जी प्लस और माइनस दोनों में आ सकती है। तो बोलो जल्दी से हम ये लिख लें क्यू टी माइनस क्यू एम और बटे में क्यू एम। चलो भाई अब ये बताओ कि ट्रू वैल्यू का मान कितना है, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, और ओमेगा नॉट क्यू एम का मान है ओमेगा नॉट एल अपॉन आर प्लस आर एस एच, और यहां हो गया ओमेगा नॉट एल अपॉन, यहां ट्रू आता है बाबू, ये ट्रू वैल्यू लिखते हो ना अपॉन में, तो यहां है ये आर। अब इसे हल करो जी। ईएससी होता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, जहां से बनते हैं, इसे नॉर्मली हम लोग आईईएस भी कहते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज।
ये है आर, आर प्लस भाई नीचे एलसीएम आ गया, ओमेगा नॉट एल आर प्लस ओमेगा नॉट एल आर एस एच माइनस ओमेगा नॉट एल आर। बोलो जरा, अरे नीचे एलसीएम ये आर इंटू आर एस एच, इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई यहां, हल हो गया। तो ये यहां से यहां कट गया, अपॉन में है ओमेगा नॉट एल बाई आर, इससे ये काट दे। ठीक है भाई, अब देखो जब हम ये काटते तो नेक्स्ट लाइन में ओमेगा नॉट एल आर एस एच मिलता, तो ओमेगा नॉट से इसे उड़ा देते, ओमेगा नॉट एल से हो जाता। तो हमें मिल गया देखो प्लस माइनस आर एस एच अपॉन में आर एस एच प्लस में आर। मैं इसे कभी भूलता नहीं, मेरे ये याद है हमेशा। देखो मैंने याद किस तरीके से किया हुआ है, हमें पता है कि कोई भी यंत्र हो, त्रुटि यार 100% से ज्यादा तो होती भी नहीं है। त्रुटि आती है जनरली, अगर प्रतिशत में बात कर रहे हो 100% त्रुटि करके यंत्र का इस्तेमाल भी क्यों करें। तो मुझे ये पता है कि त्रुटि नॉर्मली भाई 100 से तो कम ही है, 100 से कम का मतलब 1 से कम। तो मैंने अपने दिमाग में पहले से, अगर मैं इसके डेरिवेशन नहीं करता, मैंने डायरेक्ट याद है। क्यों, ऊपर आरएसएच है तो इसे 1 से कम लाने के लिए नीचे आरएसएच से ज्यादा वैल्यू लानी है। ठीक है, अब आरएसएच में मैं एल या सी को तो जोड़ूंगा नहीं, क्यों, पूरी कहानी ही रेजिस्टेंस में है। तो मेरे पास बचा आरएसएच प्लस में क्या जोड़ दिया, आर। तो ऊपर कम नंबर है, नीचे ज्यादा नंबर है, तो जब भी आप कम को ज्यादा से भाग देंगे तो भैया 1 से कम रिजल्ट मिलेगा। 1 से कम मिलने का मतलब है कि त्रुटि 100% से कम ही आएगी। तो हमारे याद है आर एस एच अपॉन आर प्लस आर एस एच, खत्म। हो गया, आर एस एच अपॉन आर एस एच प्लस में आर, ये मिल गई हमें त्रुटि। किसे नापने बेटा, क्वालिटी फैक्टर को नापने में। नेक्स्ट लिखेंगे, देखिए CD को हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। CD का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस, फैला हुआ बटा हुआ। देखो जी, इसका सूत्र ही लिख लो, क्या तुम आधे एक पेज के डेरिवेशन के चक्कर में पड़ोगे। हमने C को, ये जो ये वाला C है, इसको हमने वेरी करवा के बेटा C1 कर दिया है जी, और यहां पर जो आवृत्ति है वो F1 है। ठीक है इतना। फिर हमने C को वेरी करवा के C2 कर दिया, और C2 कब आया बेटा, जब हमने आवृत्ति को n गुणा बढ़ा दिया। C2 कब है, जब हमने आवृत्ति को n गुणा बढ़ा दिया। n गुणे का मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये कर दिया। n का मान तो देगा, वो 2 गुना किया, 4 गुना किया, 10 गुना किया। फिर से देख लो, C1 हमारा है कब, जब आवृत्ति क्या है, F1 है, और C2 कब है, जब हमने आवृत्ति को n गुना बढ़ा दिया। तो बेटा CD का जो सूत्र है, ये सूत्र याद रखिएगा,
क्योंकि इस तरह का टिक लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सूत्र पूछ लिया, न्यूमेरिकल नहीं भी पूछा। वैसे इस पे न्यूमेरिकल भी आसान है, बिना कैलकुलेटर के हो जाता है। तो C1 माइनस एन स्क्वायर C2 बटे एन स्क्वायर माइनस 1। देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल, एक क्यू मीटर में क्यू मीटर में कैपेसिटेंस 5 माइक्रो फैरड आवृत्ति F पर दिया गया है। यदि आवृत्ति को डबल करने पर माइक्रोफैरड हो जाए तो CD का मान कीजिए। 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड हो जाए तो CD का मान ज्ञात कीजिए। बोलो जी, C1 का मान कितना दे दिया? 5 माइक्रोफैरड। C2 का मान कितना है? 1 माइक्रोफैरड। N का मान कितना? डबल लिख रहा है ना यार, ये देखो। तो CD बराबर में C1 माइनस एन स्क्वायर C2 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 5 माइनस N का मान कितना लगाए, है ना, 2 दूनी 4 गुणा 1 अपॉन में 3, तो 1/3 माइक्रो फैरड, यानी कि 0.33 माइक्रो फैरड। कैलकुलेटर की जरूरत पड़नी ही नहीं बेटा इसमें। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, और 30 सेकंड से ज्यादा का सवाल भी नहीं आना, बस सवाल को पढ़ लेना क्या है। हाँ, अरे तो भाई माइक्रो फैरड में दोनों, तो ये उत्तर भी माइक्रो में लिख दिया उसने, क्या टेंशन है। लिख लिया सबने? सारे मोटर एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं क्या? ये कह रहा है कि घड़ी में भी मोटर होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी क्यों नहीं घूमती? घुमा लो भाई। हम तो ऐसे पता नहीं कितने मोटर दिखा दे जो दोनों तरफ घूम सकते हैं। क्यों भाई, ये पंखे लग रहे हैं भी दोनों तरफ घूम सकते हैं। किसी तरफ घुमा लो, डीसी मोटर को घुमा लो, शंट को घुमा लो, यूनिवर्सल को घुमा लो, किसी को भी घुमा लो विपरीत दिशा में, उसमें क्या है। ये पता नहीं है पढ़ते कहाँ से हैं चीजें, कौन पढ़ा रहा है इन्हें, कौन समझा रहा है इन्हें। मुझे क्या जरूरत पड़ी खुफिया जानकारी की, अपने आप ही नहीं संभल पा रहे हैं। चलिए बेटा देखिए, फिर आता है CX को निकालना, लेकिन ये जरूरी नहीं है।
इसमें याद रखिएगा C हमारा C1 है, आवृत्ति F पर, फिर C C2 है, ये भी आवृत्ति F। इसमें फ्रीक्वेंसी हमने बदला ही नहीं, Cx मैंने लिख भी रखा है यार वहां, सेल्फ कैपेसिटेंस। हमने आवृत्ति को बदला ही नहीं, हमने सिर्फ कैपेसिटर को बदला। तो ये आसान होता है, Cx बराबर C2 माइनस C1। चलिए जी, क्वालिटी फैक्टर मीटर भी समाप्त। पढ़ो जरा इसको पूरे को। है। लिख लिया भाई? तो ये होगा तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर मीटर। एक बार जरा फटाफट से देखो, फिर आगे चलते हैं। दोनों पे ऐसे है ना, जितने बल से इधर है इतने ही से इधर है। बीच में जीरो, बीच में जीरो, इधर नंबरिंग इधर नंबरिंग नहीं रहे, दोनों पे प्लस में ही है, माइनस और प्लस में नहीं है, बीच में जीरो, इधर नंबरिंग और इधर नंबरिंग। देखो माइनस में इसलिए नहीं लग रहे, माइनस करंट का मतलब सिर्फ डायरेक्शन उल्टा होती है, हमें मान से मतलब है। लिखा सबने ये पॉइंट जो लिखा है क्वालिटी फैक्टर मीटर में? कोई दिक्कत किसी को? चलो फिर नेक्स्ट लिखो। एक होता है छोटा सा मीटर है ये, इलेक्ट्रो स्टैटिक। जनरली याद रखना यार, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, स्थैतिक विद्युत की वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट को, यंत्र को हमें ज्यादातर वोल्टमीटर के रूप में ही इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने नाम ही दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। यह है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया था? हाँ जी, यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर कार्य करता है। जरूरी देखिए इसमें कौन सा पॉइंट है। इसमें हाँ जी, फ्लूइड फ्रिक्शन बताया था कुछ, इसमें फ्लूइड फ्रिक्शन, डैम्पिंग, ये सबसे खास बिंदु है। यूज की जाती है। यह बहुत उच्च वोल्टेज को नापता है। मतलब अल्ट्रा हाई वोल्टेज को ये नापता है। नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है। तो इसमें देखिए आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का सूत्र लिखेंगे, टी डी बराबर में 1/2
वी स्क्वायर डी सी बाई डी थीटा। वी का मतलब क्या है? वोल्टेज, थीटा डिफ्लेक्शन एंगल, सी मतलब कैपेसिटेंस। तो ये बताइए फिर समानुपाती किसके हुआ? टी डी वोल्टेज के स्क्वायर के समानुपाती होता है। जब आप कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करते हो तो टीसी बराबर क्या लिखा करते हो? टी डी। टीसी बराबर के थीटा और 1/2 वी स्क्वायर डी सी बाई डी थीटा। तो थीटा बराबर 1/2 वी स्क्वायर बाई के डी सी बाई डी थीटा। तो यहां से क्या मिला हमें कि थीटा भी वोल्टेज के स्क्वायर के समानुपाती होता है। बस इतनी चीजें लिखी है इसमें है? हाँ हाँ, ये इसलिए लिखाने पड़ रहे हैं, छोटे छोटे में से कभी कोई सवाल टकरा जाए फिर बाद में पछताने से बढ़िया अभी करा के भेजते हैं। देख लिया सबने? ठीक है, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट या रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इसे हम दो प्रकार से बनाते हैं। एक होता है हाफ वेव अर्ध तरंग वाला है, अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर यंत्र इंस्ट्रूमेंट। अरे इसमें किसी लॉसेस की हमने चर्चा ही नहीं करी दोस्त। देखो, समझना था आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ये बताओ एडी करंट लॉस और हाइस्टेरिक लॉस किससे संबंध रखते हैं? चुंबकत्व से ना। यहाँ चुंबकत्व प्रभाव का मतलब ही नहीं है। जब चुंबकत्व का मतलब नहीं है तो हम लोग क्या लिखें? नो लिखने की जरूरत नहीं थी, खुद समझना भी था। नो हाइस्टेरिक लॉस, नो एडी करंट लॉस। ये प्रॉपर्टी हमारी एक और में आएगी, इलेक्ट्रोडायनोमीटर यंत्र में भी है। कम लिखा, जीरो लिख दो हाइस्टेरिक को, लेकिन एडी तो होता है। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट बनाया हमने बेटा, आर एस सोर्स का आंतरिक रेजिस्टेंस है। ये डायोड बनाई हमने, डायोड का प्रतिरोध आर एफ है।
और ये हमने मीटर लगा दिया नापने के लिए, क्या लगाया, पीएमएमसी। और यहां से लगा रखा हमने VRMS। तो इसमें RS है बेटा सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध, और RF का मतलब है डायोड का फॉरवर्ड बायस यानी अग्रिम, ये लिख लो, जल्दी समझ जाओगे। फॉरवर्ड दिशा में फॉरवर्ड प्रतिरोध। RM तो मीटर के लिए हो गया। ठीक है भाई बच्चों, देखो आपको परेशान नहीं करेंगे इसमें, डेरिवेशन में जेई वालों को तो खूब दुखी करा था मैंने, इसमें तुम्हें नहीं करेंगे। आपको लिखना है कि देखो पीएमएमसी तो औसत मान को नापता है जी, अगर हम आरएमएस लगा भी दे तो ये वही मान को लेकर नापेगा जो औसत होगा। तो जो मीटर ये करंट जो नापेगा वो तो औसत को नापेगा। तो देखिए भाई, आई एवरेज अभी इनपुट पर क्या है, अरे आरएमएस मतलब एसी दे आपने तो ये नापेगा 0.45 VRMS अपॉन में RS प्लस RF प्लस में RM। ये याद रखिएगा कि जब हम इस पर एसी देंगे तो ये इसको नापेगा, यानी आरएमएस का कितना प्रतिशत लेगा, 45%। लेकिन जब हम इस पर डीसी देंगे, ये इसलिए कराना पड़ रहा है, इस पर आधारित 2015 या 16 में यूकेपीएससी में 2 लगातार सवाल थे, नंबरिंग भी चेंज इन था, जैसे एक 15 तो एक 16। तो देखो यहां हमने लिखा बेटा कि अगर हम डीसी की बात करें, यानी डीसी हमने दिया ये, तो ये आता है VRMS बटे में RS प्लस RF प्लस में RM। हमने कहा कि जो RMS वैल्यू है इसके बराबर हमने DC लगा रखा है, तो इन दोनों को तुलना करके हमें देखिए मिलता क्या है, हमें मिलता है कि AC में जो करंट बहता है अवयव के हिसाब से वो DC का मात्र 45% या 0.45% होता है दोनों का। अब चाहे रिजल्ट देख लो, अरे इसमें 0.45 है, इसमें नहीं है, तो इसका ये कितना प्रतिशत है, 45%। तो याद रखिएगा हाफ वेव में एसी में डीसी का मात्र 45% धारा बहती है, और करंट के हिसाब से होती है सेंसिटिविटी। तो हमने शुरुआत से ही सेंसिटिविटी को ऐसे प्रदर्शित किया है। तो एसी में सेंसिटिविटी डीसी के मात्र 45% होती है, एसी में सेंसिटिविटी डीसी के मात्र 45% हुआ करती है। ये था सवाल, किसके हिसाब से, हाफ वेव के हिसाब से। तो आपके लिए सिर्फ अगर जरूरी है यहां से पूरे पेज से, तो भैया ये 2 चीजें हैं, इनको बिल्कुल अपने दिमाग में सेट रखो। ये वाली 2 चीजें हैं जो बहुत ही खास है। अरे हाइस्टेरिक लॉस का होना नहीं होना निर्भर करता है बनावट पर। अरे ये भर दिया क्या सबने, होम भर दिया तुमने?
भर देना है, कई बार आधे में बंद भी कर देते हैं 8 दिन के लिए साइट को, बाद में बच्चा टेंशन में आ जाएंगे। अभी भर लो, अभी साइट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं, बहुत स्मूथ चल रही है। और भैया इसको अपने पास संभाल के रखना, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूरत पड़ेगी तुम्हें इसकी। ये गौरव का है, मतलब वैसे तो वो तुम्हारी फाइल वहां भी बन जाएगी आयोग में भी, लेकिन फिर भी अपने पास भी रखना। हाँ हाँ, तो ऊपर जो लिखा है नील्ट विल्ट जो भी कोई दिक्कत नहीं, वही डालोगे। वो इसमें ये नहीं कि इनवैलिड है, वही लिखोगे जो आपके सर्टिफिकेट पर है। अब जरूरी थोड़ा है कि सारे लोग किसी कॉलेज से करें, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से भी तो होता है ना कोर्स। ऊपर लिखा तो होगा ही, अरे तुम्हें किसने सर्टिफिकेट दिया है, हैं? इसे क्या दिक्कत है, ऊपर मेन लिखा तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये है बस मेन, और क्या हो गया। तो ये बंदा बोल होगा ये वैलिड नहीं है, हैं? और वाह जी वाह वाह। अच्छा, तो तुम बोल देते कि भाई ठीक है हम नहीं भरते, तुम ही भर लो। कमाल है। ऊपर वो लिख देना, अगर फिर भी वो ब्लैंक दिखाएगा ना मान लिया, तो वो लिख देना जो ऊपर लिखा हुआ है, ये इंस्टीट्यूट वही है। नहीं नहीं, डायरेक्ट लिखो, मैं तो ये कह रहा कि अगर वो मैंडेटरी में हुआ और कहने लगा कि भरो ही, तो ये लिख देना नेल्ट वाला। हमने आरएमएस को क्या कहा था कि डीसी पूरा ही काम करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो हमने आरएमएस के बराबर डीसी लगा दिया इसमें। चलो फुल के बारे में लिख लो 2 चीजें, फुल वेव रेक्टिफायर को। ये 2 पॉइंट मत छोड़िएगा, ये वाले पेपर में आना होगा, ये मेरी गारंटी है, नहीं 2 में से आएगा, और इनमें से भी 2 में से सेलेक्ट करे तो नीचे वाला सेंसिटिविटी, ये वाला। नेक्स्ट लिखो फुल वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये भी तो सरकार ने ही सुविधाएं दे रखी सब भाई, तब तो मानते जब इस पे लिखा होता कि सर्टिफिकेट बच्चे ने घर में टाइप करके बना लिया। अच्छा, तो इस पे फॉर्म नहीं भरेंगे तो किस पे भरेंगे? अच्छा, तो सरकार ने डायरेक्ट की सुविधा रखी क्यों है? नहीं नहीं, मना कर देते कि हम नहीं भरते भाई, तुम ही भर लेना। कुछ बच्चे तो ग्रेस वाले भी है, ग्रेस मिल रखा मुझे, मैं बोला भर दे, क्या दिक्कत है। ग्रेस वाले हो जाते हैं, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन जिस समय मायावती जी सीएम थी, तो मायावती जी ने कहा जो एक विषय में फेल हो पास माना जाएगा, तो उसे ग्रेस थोड़ा ही कहेंगे। ग्रेस का मतलब था भाई किसी को 30 नंबर चाहिए और उसके 27 आगे हो, तो ग्रेस का भी एक लिमिट थी ना। लेकिन कि जिसके 11 नंबर आ रहे हो वो कैसे भरेगा बता, वो तो ग्रेस भी नहीं है ना भाई, फेल है ना वो, तो वो भर नहीं सकता है। हाँ नहीं, 10वीं वाला तो वो तो ठीक है, और 10वीं में भी जो ये ओपन बोर्ड वाले हैं उन्हें भी नहीं, वो नहीं भर सकते। प्रारंभिक गणित वाला नहीं, प्रारंभिक गणित तो आर्ट साइड वाले लेते हैं ना।
हाँ, साइंस तो होता है दोस्त, साइंस तो होता है, गणित का तो 10th में वो होता है। वो भी पुराने टाइम पे, नए वालों में तो ऐसा कुछ रखा भी नहीं उन्होंने। नहीं नहीं, जो अभी कोर्स है वो तो 10th का कॉमन बना दिया ना, जब सीबीएसई वाला लागू हुआ। पहले तो था ये, जब तक ये शिक्षा प्रणाली पुरानी थी। अ, एक बार केस वेस भी हुआ था, वहां भी मना कर दिया था इन्हें तो। चलो फिर लिखो फटाफट से। एसी में फुल वेव रेक्टिफायर के हिसाब से मीटर में एसी बराबर 0.90 और सेंसिटिविटी इन एसी इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स सेंसिटिविटी इन डीसी। बस दो चीजें लिखिए आप, खत्म। दोनों जरूरी चीजें। हो गया। बना लिए ये सबने। देखो, तो अब शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट। ये मानो कि ये काफी बड़ा इंस्ट्रूमेंट है भाई। ये है सीसी एक ही, लेकिन दो हिस्सों में तोड़ रखी है हमने, ताकि पूरे मूविंग कॉइल पर, ये पोटेंशियल कॉइल पर हमें एक समान चुंबकत्व मिल सके। अगर हम एक रखते तो इसके एक हिस्से में चुंबकत्व आता, दूसरे में बहुत कम आता। जो पोटेंशियल कॉइल है, ये जानी जाती है मूविंग कॉइल के नाम से। जो ये करंट कॉइल है, ये बेटा होती है एक फिक्स्ड कॉइल। यहां से सप्लाई है, ये I1 है, ये यहां से हमने I2 लिया है। बनाइए।
कल कितने बजे आना है? 6 बजे आना। तो इसको बनाओ और यहाँ से आगे फिर कल करेंगे।